हेलो फ्रेंड्स। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने देखा ट्रांजैक्शन हम किसे कहते हैं, देन उसकी एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है और उसकी स्टेजेस क्या होती हैं। तो इसके बाद आता है हमारा शेड्यूल क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शेड्यूल क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एक ट्रांजैक्शन है तो एक ट्रांजैक्शन एक बार में परफॉर्म करेंगे। तो क्या होता है कि काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो एक साथ परफॉर्म करती हैं। एक साथ वो किस तरीके से परफॉर्म करती हैं वो अभी हम देखेंगे। तो काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन जब एक साथ परफॉर्म करती हैं तो उनकी किस तरीके से ऑर्डरिंग करी जाए, कौन सा पहले एग्जीक्यूट किया जाए, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट किया जाए, या फिर उनके कौन से स्टेप्स, किसके पहले कौन से स्टेप्स पहले एग्जीक्यूट किए जाएँ, किसके कौन से स्टेप्स बाद में एग्जीक्यूट किए जाएँ, मतलब किस तरीके से उसकी स्टेप्स की या फिर कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस की ऑर्डरिंग की जाए जब हमारे काफ़ी सारे ट्रांज़ैक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, शेड्यूल। ठीक है? जैसा कि नॉर्मल हमारी लाइफ में शेड्यूल का मीनिंग क्या होता है कि किस तरीके से हम अरेंज करें अपने काम को या अपने टाइम को, उसी तरीके से जब काफ़ी सारे ट्रांज़ैक्शन एक साथ काम कर रहे हों, तो किस तरीके से उनकी ऑर्डरिंग को उनकी एग्जीक्यूशन को ऑर्डर्ड किया जाए, उसको हम कहते हैं शेड्यूल। तो हमारे पास 2 टाइप के शेड्यूल होते हैं यहाँ पर। एक होता है सीरियल शेड्यूल और एक होता है नॉन सीरियल शेड्यूल। ठीक है? तो सीरियल शेड्यूल क्या होता है, हम एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, 2 ट्रांजैक्शन। अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए एक्सप्लेन करने के लिए 2 ट्रांजैक्शंस ले रहे हैं। हालाँकि शेड्यूल्स में कितने भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा मीन्स 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो T1 एंड T2 हमने 2 ट्रांजैक्शन लिए, उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होंगे हमारे। मानते हैं हम, जैसे रीड किया ए, राइट किया बी, रीड किया रीड किया ए, राइट किया ए, रीड किया बी, राइट किया बी। ओके, तो ये एक हमारा ट्रांजैक्शन हो गया। दूसरे ट्रांजैक्शन में कुछ और हम लोग ले सकते हैं। राइट किया बी, रीड किया बी, रीड किया ए, राइट किया ए, राइट किया बी। इस तरीके से मीन्स जो भी स्टेप्स होंगे वो हमने एक मान लिए, एज्यूम कर लिए। इस तरीके से 2 हमारे पास ट्रांजैक्शन है। तो सीरियल शेड्यूल में क्या होगा, जैसे कि T1 एंड T2 है, ये दोनों ही सेम डेटा पे वर्क कर रहे हैं, ए एंड बी पर। तो T1 है, T2 है। सीरियल शेड्यूल में या तो हम इस तरीके से ले सकते हैं कि फर्स्टली हमने सारे इंस्ट्रक्शंस T1 के एग्जीक्यूट कर दिए। ठीक है, देन शुरू हमने करा T2 का, उसके भी हमने सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट करे। ठीक है, इस तरीके से ले सकते हैं हम, या फिर हम पहले T2 का ले सकते हैं और बाद में T1 का ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सीरियल शेड्यूल। एक के बाद एक हुआ है, मतलब सीरियल में हुआ है। ठीक है, अब नॉन सीरियल में क्या होगा, नॉन सीरियल में ऐसा नहीं होगा कि हमें एक पूरा परफॉर्म करना पड़ेगा देन हम दूसरा परफॉर्म करेंगे। इसमें क्या होगा, हम लोग गैप ले लेके इसको परफॉर्म करेंगे, इंटरलिविंग सिचुएशन में हम इसको परफॉर्म करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी इसमें। जैसे कि हमने पहले ये 2 एग्जीक्यूट कर लिए, कॉन्टेक्स्ट स्विच किया, T2 के पास एग्जीक्यूशन होगी। अब ये T2 ने एग्जीक्यूट की अपनी 2 इंस्ट्रक्शंस, देन फिर अगेन कॉन्टेक्स्ट स्विच किया, T1 के पास आ गया, T1 ने अपनी कॉन्टेक्स्ट स्विच करा एंड देन फिर T2 के पास आ गया। ओके, तो देख रहे हैं आप किस तरीके से इसमें पहले T1 ने करा, देन T2 ने, फिर T1 में फिर T2 ने। तो ये नॉन सीरियल हो गया, मीन्स सीरियल वाइज नहीं करा है हमने, इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करी गई है। इस तरीके से ये 2 टाइप के शेड्यूल्स होते हैं, सीरियल शेड्यूल एंड नॉन सीरियल शेड्यूल।
अब ये शेड्यूल्स में क्या होता है, ट्रांजैक्शन कॉन्करेंटली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कॉन्करेंटली परफॉर्म करने के बाद भी पावर सिर्फ एक ही के पास रहती है एट अ टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में भी हम देखते हैं कि भले ही बहुत सारे टास्क एक साथ चल रहे हों, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि एक ही समय पे सारे काम हो रहे होते हैं। वो इतनी फास्ट होते हैं, इतनी फास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं कि हमें पता नहीं लगता। तो इसी तरीके से इसमें भी होता है कि एक बारी में, हालांकि ये कॉन्करेंटली ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक बारी में एक ही के पास पावर होगी एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो ये जैसे कि एक बारी में यही काम कर रहा है ये वाला, एक बारी में फिर ये काम कर रहा है, देन एक बारी में यही काम कर रहा है, इसके साथ ये काम नहीं कर रहा। शेड्यूल में कभी भी ऐसा नहीं लिखा हुआ आएगा आपको कि एक यहाँ पे लिखा हुआ है और एक यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से कभी भी लिखा नहीं आएगा, क्योंकि ये एक साथ काम नहीं कर सकते। कॉन्करेंटली कर रहे हैं लेकिन एक साथ काम नहीं करेंगे एट अ टाइम, ठीक है। तो ये दो टाइप के हम शेड्यूल पढ़ते हैं। इसमें कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होती है। वो क्या बातें होती हैं, एक तो सीक्वेंस, फर्स्ट चीज़ है हमारी सीक्वेंस, कि जो ट्रांजैक्शन का सीक्वेंस रहेगा, मीन्स जो इंस्ट्रक्शन पहले परफॉर्म हुई है वो पहले ही परफॉर्म होगी, और उसके बाद जो हुई है वो ही उसके बाद होगी। मीन्स इसकी अगर हम नंबरिंग कर दें 1 2 3 एंड 4, तो ट्रांजैक्शन T1 की 1 पे जो परफॉर्म हो रही है इंस्ट्रक्शन, वो 1 पे ही हमेशा परफॉर्म होगी, और सेकंड पे जो हो रही है वो सेकंड पे ही होगी। हम इसका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते शेड्यूल में भी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसी सीक्वेंस में लिखा है, रीड ए राइट ए, रीड बी राइट बी, तो इसी सीक्वेंस में है। इसमें भी हमने ऐसे ही लिखा है। और सेम फॉर T2, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन हमारे पास रहेंगे उनकी जो ऑर्डरिंग होगी, मतलब सॉरी सीक्वेंस होगा एग्जीक्यूशन का इंस्ट्रक्शन के लिए, वही एग्जीक्यूशन उनका रहेगा, वो सीक्वेंस उनका चेंज नहीं होगा शेड्यूल में भी, ठीक है। अब दूसरा आता है कि कितने ट्रांजैक्शन परफॉर्म सॉरी कितने इसमें इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होंगे। तो इसमें क्या है, अगर सिंगल में, अगर हम इसको अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, अगर T1 में 4 इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो रही हैं, तो शेड्यूल में भी T1 में 4 इंस्ट्रक्शंस ही परफॉर्म होंगी। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि इसमें नॉर्मली तो 4 इंस्ट्रक्शन है, लेकिन जब हम इसका शेड्यूल बना रहे हैं तो 3 इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो, ऐसा कभी नहीं होगा। और ये हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए लागू होगा। अगर इसमें भी 4 हैं तो इसमें भी 4 ही होंगी। तो चाहे हम इसको अलग अलग परफॉर्म करें, चाहे हम इसको शेड्यूल के साथ परफॉर्म करें, एग्जीक्यूट करें, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस सेम रहेंगी हमारी, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली ये वाला जो शेड्यूल होता है सीरियल शेड्यूल, ये एक टाइप का फॉल्स शेड्यूल होता है। मींस क्यों फॉल्स शेड्यूल होता है, क्योंकि इसमें हमने कोई शेड्यूल बनाया ही नहीं है। इसमें तो हमने क्या करा, एक काम पहले परफॉर्म कर लिया, एक काम बाद में परफॉर्म कर लिया। इसमें भी तो यही हो रहा है कि हमने हो सकता है पहले ये कराओ फिर बाद में ये कराओ, या ये कराओ फिर पहले ये कराओ फिर ये बाद में ये कराओ। तो सीरियल शेड्यूल में एज सच हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये कंकरेंटली काम करते ही नहीं है। पहले ये सारे परफॉर्म होते हैं, देन ये सारे परफॉर्म होते हैं। हाँ, इसमें दोनों में एक चीज़ की बात होती है, ये हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में रहता है इसका डेटाबेस, ठीक है। ऑब्वियस है कंसिस्टेंट स्टेट में ही रहेगा। जब एक दोनों की इंटरलीविंग होगी ही नहीं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी ही नहीं, तो कोई दिक्कत होने की सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसका जब भी हम सीरियल शेड्यूल करेंगे, हालांकि हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें, लेकिन हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में रहता है। वहीं अगर हम नॉन सीरियल की बात करें तो हालांकि इसमें हमें टाइम कम लगता है, लेकिन इसमें इनकंसिस्टेंट स्टेट में आने का काफ़ी सारा चांस होता है हमारे पास, क्योंकि ये आगे हम जब एग्जांपल्स देखेंगे इसका कि क्यों ये इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ सकता है, तब हमें पता लगेगा। तो इसकी अच्छी बात क्या होती है कि ये इनकंसिस्टेंट स्टेट में नहीं जाता है इसका डेटाबेस, और इसकी अच्छी बात ये होती है कि ये कॉन्करेंटली काम करता है, टाइम उसका कम लगता है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस लेक्चर के बाद शेड्यूल जो हम नॉन सीरियली परफॉर्म करते हैं
उनसे हमें क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इनके इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने से क्या-क्या दिक्कतें आती हैं, फर्स्टली हम लोग वो पढ़ेंगे, देन हम शेड्यूलिंग में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमें पहले वो प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए जो अगर हो सकती हैं, देन हम उनको सॉल्व करने की सोचेंगे। ठीक है? थैंक यू गाइस, बाय बाय।